हेलो एवरीवन। लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा रिएक्शंस ऑफ बेंजीन के अंदर एल्काइलेशन, फ्रिडल क्राफ्ट एल्काइलेशन। ठीक है, तो फ्रिडल क्राफ्ट एसाइलेशन की तरफ बढ़ने से पहले पिछले लेक्चर में मैंने आपको कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करने को दिए थे। आई होप आप लोगों ने पूरे कर लिए होंगे। ठीक है, तो अभी मैं यहाँ पर आपको उसके सॉल्यूशंस बताऊंगी विद एक्सप्लेनेशन, और आप अपने आंसर्स जो आपने बनाए होंगे उससे आप उसको मैच करना कि आपने सही करा है या नहीं किया है। ठीक है, और अगर आपने सही नहीं किया है तो प्लीज़ आपको लेक्चर दोबारा पढ़ने की ज़रूरत है, और आप एक बार फिर से ध्यान देकर इस लेक्चर को पढ़ेंगे और दोबारा से इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। राइट, तो चलिए बढ़ते हैं, सॉल्यूशन बनाते हैं हम इन रिएक्शंस के विद एक्सप्लेनेशन। तो क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले मैं अपने एक व्यूअर का आंसर देना चाहूँगी। उन्होंने पूछा था कि हम लोगों ने C3H7 को क्यों लिया। ठीक है, इस कंपाउंड को क्यों लिया। तो देखिए बेटा, हमने सबसे पहले मिथाइल ग्रुप को लेके एक्सप्लेन करके दिखाया। ठीक है, उसके बाद इथाइल ग्रुप को एक्सप्लेन कर रहे हैं, अब हम प्रोपाइल ग्रुप को एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो ये जस्ट आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए हमने एक एक कार्बन बढ़ाकर एल्काइल ग्रुप बढ़ाते चले गए हैं। ठीक है, तो इसीलिए आप चाहे कितनी भी कोई सा भी एल्काइल ग्रुप लेके उसे लगा के आप दोनों तरीके से देख सकते हो, विद AlCl3 की प्रेजेंस में और FeCl3 की प्रेजेंस में, कि क्या बनेगा। ठीक है, तो आप दोनों ही किसी भी टाइप का एल्काइल ग्रुप ले सकते हो और उसको एक्सप्लेन करके देख सकते हो। ठीक है, तो इसमें कोई ऐसा नहीं है कि मैंने C2H5 के बाद फिर C3H7 लिया तो नेक्स्ट मैं उसके बाद उससे बड़ा फिर एल्काइल ग्रुप लूंगी, लॉन्ग चेन बढ़ाती जाऊंगी, ऐसा कुछ नहीं है। रैंडमली हम कोई भी क्वेश्चन उठा सकते हैं, कोई भी एल्काइल ग्रुप उठा सकते हैं, तो उसके हिसाब से हम इसको सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, बस आपको ध्यान क्या रखना है, ध्यान रखना है कि अगर AlCl3 की प्रेजेंस है, ठीक है, एनहाइड्रस AlCl3 प्रेजेंट है, तो हमें क्या करवाना पड़ेगा, रीअरेंजमेंट करवाना पड़ेगा एल्काइल ग्रुप, एल्काइल चेन के अंदर। ठीक है, स्टेबल एल्काइल कार्बोकेटाइन बनाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर AlCl3 की प्रेजेंस में क्या बन रहा है, कार्बोकेटाइन। ठीक है, और एनहाइड्रस FeCl3 की प्रेजेंस में कोई कार्बोकेटाइन नहीं बनता है, तो जो आपका एल्काइल ग्रुप होता है वो डायरेक्टली अटैच हो जाता है जाके। ठीक है, तो आप यहाँ देख सकते हो डिफरेंस कि LCl3 की प्रेजेंस हुई तो ये हमारा प्रोडक्ट बना, और FeCl3 की प्रेजेंस में ये प्रोडक्ट बना। ठीक है, तो यहीं से आपको डिफरेंस दिख रहा है। इसी की बेसिस पे हम आइए आगे के क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। तो अब हमारे पास क्या है, यहाँ दिख रहा है पहला क्वेश्चन जो था एनहाइड्रस AlCl3। ठीक है, तो एनहाइड्रस AlCl3 का मतलब हुआ कि यहाँ पर क्या बनने वाला है, पहली चीज, पहली बात तो ये कि यहाँ पर क्या बनेगा, कार्बोकेटाइन बनेगा। ठीक है, ये क्लियर हो गई बात। अब कार्बोकेटाइन बनेगा तो अगर आप रिएक्शन करना लगाना चाहते हो तो रिएक्शन लगा लो पहली, कि क्या लगेगी, लिख लेते हैं इसको, CH3 C CH3 CH3 CH2 Cl प्लस AlCl3। ठीक है, तो क्या बनेगा, सबसे पहले स्टेप में क्या बनेगा, ऑब्वियसली ये वाला बॉन्ड टूटेगा AlCl3 की प्रेजेंस की वजह से। ठीक है, तो क्या होगा, इस लोन पेयर पे अटैक करेगा ये Cl के लोन पेयर होने की वजह से। तो कैसे बन जाएगा ये, CH3 C CH3 CH3 CH2 पॉजिटिव। ठीक है, और प्लस होके क्या बन जाएगा, AlCl4 नेगेटिव, या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हो AlCl3 Cl नेगेटिव, कैसे भी इसको रिप्रेजेंट करो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो ये बन रहा है। हाँ, पहले इसमें कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना होगा, ये बात एक स्टेप याद रखना है इसका, कि पहले कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना होगा, फिर कोऑर्डिनेट बॉन्ड ब्रेक होने के बाद ये हमारा
कार्बोकेटाइन बना होगा। अब क्या है, अब आपको क्या दिख रहा है ये कार्बोकेटाइन? क्या ये स्टेबल कार्बोकेटाइन है? क्या ये स्टेबल कार्बोकेटाइन है? नहीं है ना। तो ये अपने आप को क्या करने की कोशिश करेगा? स्टेबलाइज करने की कोशिश करेगा। अब कुछ बच्चे ऐसा भी कर सकते हैं कि इसको डायरेक्टली लगा देंगे बेंजीन के ऊपर, लेकिन ऐसा नहीं करना है। ठीक है, तो पहले हम इसे स्टेबलाइज करने की कोशिश करेंगे। अब क्या है, प्लस चार्ज किसके ऊपर है? प्लस चार्ज इस कार्बन के ऊपर है। ठीक है, ये कार्बन जिस कार्बन से अटैच्ड है उसके पास क्या है? उस कार्बन के पास क्या है? हाइड्रोजन नहीं है, फिनाइल नहीं है, क्या है? मिथाइल ग्रुप है। ठीक है, क्या दिख रहा है हमें? ना ही हमें हाइड्रोजन दिख रहा है, ना ही हमें फिनाइल ग्रुप दिख रहा है, ना तो हमें क्या रह गया लास्ट में? मिथाइल रह गया। तो अगर रीअरेंजमेंट होता है तो पहले हाइड्राइड का करते हैं, उसके बाद फिनाइल का करते हैं, उसके बाद हम मिथाइल को देखते हैं। अगर हाइड्राइड नहीं है तो हम देखेंगे कि फिनाइल तो नहीं है, फिनाइल नहीं है तो हम देखेंगे कि मिथाइल तो नहीं है। तो इनमें से आपको कोई भी अगर यहाँ पर दिख रहा है कि इस वाले हाइड्रोजन के कार्बन के पास कोई भी हाइड्रोजन नहीं है, लेकिन क्या है? मिथाइल ग्रुप लगे हुए हैं इसमें। तो रीअरेंजमेंट में क्या हो सकता है कि ये जो है एक ये मिथाइल जो ग्रुप है इसका, ये इसके पास चला जाएगा, इस बॉन्ड से अटैच हो जाएगा और ये पॉजिटिव चार्ज जो है वो यहाँ पर आ जाएगा। तो इसे हम ऐसे लिख सकते हैं, CH3 C CH3, ये CH2 तो आपका यही रह गया और ये वाला जो मिथाइल था ये इसके बगल में चला गया, तो ये हो गया CH3, राइट। तो यह आपका आ गया पॉजिटिव चार्ज इस वाले कार्बन के ऊपर। तो देखो कौन सी डिग्री का कार्बोकेटाइन बन गया हमारे पास, और ये सबसे स्टेबल है। इसके बाद कोई भी रीअरेंजमेंट की गुंजाइश इसमें नहीं बचती है। तो फाइनली हमारा जो कार्बोकेटाइन इस केस में जनरेट हुआ वो हुआ ये। ठीक है, तो यहाँ पर हम लगा देंगे इसको बेंजीन रिंग के ऊपर जाके। सबसे पहले कौन सा कार्बन अटैच होगा? जो पॉजिटिव चार्ज वाला है, इसको लगा दो सबसे पहले। और उससे क्या क्या अटैच है? एक तरफ CH3 अटैच है ये, फिर दूसरी तरफ ये CH3 लगा दो, फिर CH2 और CH3। ठीक है, और क्या बचेगा लास्ट में? HCl। ठीक है, तो ये हो गया इसका प्रोडक्ट। ठीक है, तो आप कंफ्यूज ना हो इसलिए इसको हम इरेज कर देते हैं। अब देखो सेकेंड एग्जाम्पल की तरफ बढ़ते हैं हम। सेकेंड एग्जाम्पल में क्या है, यहाँ पर हमारे पास क्या लगा हुआ है? एक तो हमें AlCl3 को लगा के इसको सॉल्व करना है, एक FeCl3 को लगा के सॉल्व करना है। ठीक है, तो यहाँ पर हम पहली रिएक्शन को देख लेते हैं क्या हो सकती है। क्या है हमारे पास? CH3 CH2 CH3Cl, ऐसा ही कुछ है ना। ये जो रिएक्टेंट हमारे पास दिखाई दे रहा है यही है ना। 3 कार्बन, 1 2 3 कार्बन। ठीक है, तो 3 कार्बन हमने बना दिए, बैलेंस कर दिया, ऐसे बनेगा ये मॉलिक्यूल। ठीक है, तो अब अगर हम इसे AlCl3 के साथ रिएक्ट कराएंगे तो भी क्या बनेगा? CH3, ये बॉन्ड यहाँ से ब्रेक होगा। ठीक है, यहाँ इस वाले पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, CH2 प्लस CH3। ठीक है, और अगर FeCl3 के साथ भी हम इसको लगाते तो भी यही कार्बोकेटाइन बनता। ठीक है, उस केस में उसे इलेक्ट्रोफाइल ही कहेंगे, तो भी यही बनता। ठीक है, तो दोनों ही केस में यहाँ पर एक ही तरीके का इलेक्ट्रोफाइल बन रहा है। क्यों? क्योंकि देखो जब ये AlCl3 यहाँ पर आया तो उसके बाद यहाँ कोई भी आपको रीअरेंजमेंट की गुंजाइश नहीं दिख रही है, क्योंकि ऑलरेडी ये कितने डिग्री है? सेकेंड डिग्री का दिख रहा है ना हमें, सेकेंड डिग्री कार्बोकेटाइन है। तो यहाँ कोई रीअरेंजमेंट की गुंजाइश दिख रही है? नहीं दिख रही है। इससे ज़्यादा ये स्टेबल हो ही नहीं सकता, ये अपने आप में स्टेबल है, इससे ज़्यादा ये स्टेबलाइज अपने आप को नहीं कर सकता। तो इसके बाद
क्या करेगा ये जाके, इसके पास लगने के अलावा और कोई चारा नहीं है। ठीक, तो इसका मतलब कि फाइनली हमारा जो इन दोनों ही के केस में, ठीक है, एफ ए इस वाले अगर ये रिएक्टेंट है तो AlCl3 और FeCl3 दोनों ही के केस में हमारा एक ही प्रोडक्ट बनेगा। इसमें भी ये जाके अटैच हुआ अगर बीच वाले कार्बन से CH2 CH3 CH3, और इसमें भी यही बनेगा। ठीक है, CH2 CH3 CH3, ठीक है, प्लस HCl प्लस HCl दोनों में लिख लीजिए। ठीक हो गया, इजी था, बहुत ही इजी था ये, मेरे ख्याल से आप लोगों ने कर भी लिया होगा, मुझे पूरा विश्वास है। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। अब नेक्स्ट में देखो क्या है हमारे पास, AlBr2। ठीक है, AlCl3 नहीं है, एक बार बना के भी देख लेते हैं हम इसे, क्या है ये, ऐसा है कुछ। यही है ना, ठीक है, यही रिएक्टेंट है हमारे पास, ये जो है इस तरह से लिख सकते हैं। अब देखो यहाँ पर अगर हमारे पास AlCl3 भी होता, ठीक है, चाहे वो AlCl3, चाहे तो आप इसी में लिख लो AlCl3 भी अगर होता, ठीक है, एनहाइड्रस, तो भी इसका जो कार्ब कैटाइन बनता वो यही बनता। क्या बन जाता, यहाँ सीधे से क्लोरीन निकलने के बाद पॉजिटिव चार्ज आ जाता, और ये कौन सा डिग्री, 3rd डिग्री बन जाता। ठीक है, तो ये अपने आप में खूब स्टेबल है। ठीक है, तो अगर हम AlCl3 लेते तब भी यही बनता, और AlBr2 ले रहे हैं तो ये बनना ही है, कि सिंपली यहाँ से बस जहाँ भी क्लोरीन होगा वहाँ से क्लोरीन या कोई भी X एटम होगा, एक्स हेलोजन किसी से भी जिससे जुड़ा हुआ होगा, कुछ भी होगा, तो वो सीधे से रिमूव होके यहाँ पर आपका इलेक्ट्रोफाइल जनरेट हो जाएगा। तो AlBr2 के केस में तो ये होना ही था, और AlCl3 के केस में भी हमारा जो है कार्ब कैटाइन ही यही जनरेट होगा, और वो वापस से रीअरेंज नहीं होगा, बिकॉज ये ऑलरेडी अपनी स्टेबलाइज्ड फॉर्म में है। तो इन दोनों के केस में भी एक ही प्रोडक्ट बनेगा। ठीक है, कैसे, सीधे से प्लस चार्ज, हमारा प्लस चार्ज वाला कार्बन यहाँ आ गया, ठीक है, इसके चारों तरफ CH3 CH3 CH3, ठीक, प्लस Cl, ठीक है, इन दोनों का प्रोडक्ट भी एक ही है। ठीक हो गया, आई होप आप लोगों को इतना समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट आंसर पे पढ़ते हैं। तो अब आते हैं, जब हमारे पास, इसको बना लेते हैं, कितने कार्बन है, 1 2 3 4 5, ठीक है, 1 2 3 4 5, ठीक है, 5 कार्बन एटम है, लास्ट वाले से क्या लगा हुआ है, Cl। अब इसे बैलेंस कर लो, CH3 CH2 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 CH2, ठीक हो गया। अब देखो क्या होगा, सबसे पहले हम FeCl3 की बात कर लेते हैं, क्योंकि उसमें कुछ करना नहीं है। जैसे ही FeCl3 यहाँ पर आता है, ठीक है, तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन जाता है, उसके बाद ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, यहाँ नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, यहाँ पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा, जनरेट हो गया हमारा इलेक्ट्रोफाइल FeCl3 के केस में। ठीक हो गया जनरेट। तो यहाँ तो हमारा प्रोडक्ट हम सीधे सीधे लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, सीधे से ये वाला कार्बन 1 2 3 4 5, CH3 CH2 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 CH2, ठीक है, तो ये तो डायरेक्टली लग गया, FeCl3 का केस खत्म। अब AlCl3 की बात करते हैं। तो पहले ये कार्ब कैटाइन बन गया, ठीक है, ऐसे ही बनेगा कार्ब कैटाइन, यहाँ तक तो ऐसे ही बन रहा है। अब क्या होता है, अब देखो आप इसे खुद ही बैलेंस करने की कोशिश करो, रीअरेंजमेंट कैसे होगा इसके अंदर। पहले कार्बन पे है, ठीक ना,
ठीक है ना। पहले कार्बन पे है ना पॉजिटिव चार्ज, तो ये कौन सी डिग्री में, फर्स्ट डिग्री है ना। तो अभी अपने आप को जब स्टेबलाइज करने की कोशिश करेगा तो ज़्यादा से ज़्यादा क्या करेगा, ये अपना पॉजिटिव चार्ज यहाँ मूव कर देगा और हाइड्रोजन एटम यहाँ शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, तो आपका जो कार्बोकेटाइन स्टेबलाइज बनेगा वो बनेगा CH3 CH2 CH2 CH पॉजिटिव CH3। ठीक है, तो इसको हम यहाँ लिख लेते हैं। चलो एक बार यहीं लगा के दिखा देती हूँ। अब क्या होगा, ये बेंजीन एटम है। अब पॉजिटिव चार्ज वाले से पहले अटैच कर दिया करो जिससे कि कंफ्यूजन खत्म हो जाए। CH यहाँ लिख दो, CH के इधर एक CH3 है, इस CH3 को इधर लिख दो। ठीक है, बाकी बचे हुए CH2 CH2 CH3, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। सेकेंड कार्बन अटैच्ड है हमारा बेंजीन से, चेक कर लो, सेकेंड कार्बन अटैच्ड है बेंजीन से। ठीक है, तो इसका प्रोडक्ट जो हमारा था ये आ गया है, तो ये वाला प्रोडक्ट ये है। ओके, तो आई होप आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो इसको अपने नोट्स में आप नोट कर लेंगे, और भी एग्जाम्पल्स आपको कोई मिलते हैं और आप पूछना चाहते हो तो डेफिनेटली आप पूछिए। आप एल्काइलेटिंग जो भी एल्काइल एग्जाम्पल है, ठीक है, एल्काइलेशन जिससे कराना है, आप वो एग्जाम्पल का नाम लिख दीजिए नीचे कमेंट बॉक्स में, और लिख सकते हो कि मैम इसके साथ हमें रिएक्शन करके दिखाइए, तो दैट विल बी मोस्ट वेलकम। ठीक है, तो कोशिश करेंगे करने की सभी लोग। ओके, ठीक है। एल्काइलेशन से जुड़े हुए अगर फार्मेसी की बात करें, सेल्फ फार्मेसी के सिलेबस की बात करें, तो आपसे रिएक्टिविटी नाम की एक चीज़ पूछी जाती है। ठीक है, वैसे तो 12th में भी पढ़ के आ रहे हो आप लोग, तो नेक्स्ट हम थोड़ा सा 1-2 पॉइंट रिएक्टिविटी के बारे में सुन लेते हैं। ठीक है, तो रिएक्टिविटी को हम और क्या बोल सकते हैं, रिएक्टिविटी मतलब कि कौन सा कंपाउंड कितना जल्दी रिएक्ट करेगा। ठीक है, तो ऐसे ही समझ में आ रहा है रिएक्टिविटी। तो उसको हम लोग ने शायद हम लोग ने 12th का, हमें अगर याद हो तो रेट ऑफ रिएक्शन पढ़ते थे। ठीक है, तो रेट ऑफ रिएक्शन किसका फास्ट होगा, तो डेफिनेटली जिसकी रिएक्टिविटी ज़्यादा होगी उसका रेट ऑफ रिएक्शन फास्ट होगा। अब रेट ऑफ रिएक्शन की कुछ लिमिटेशंस होती हैं, कुछ रेट लिमिटिंग स्टेप्स होते हैं जिनको हमें ध्यान में रखना होता है। तो कोई भी रिएक्शन जब हो रही है तो उसके कुछ रेट लिमिटिंग स्टेप होते हैं। ठीक है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप भी कहते हैं जिनसे रेट डिटरमाइन होता है उस रिएक्शन का, तो इस चीज़ को भी ध्यान में रखेंगे। ठीक है, तो रिएक्टिविटी पे रेट डिटरमाइनिंग स्टेप का बहुत बड़ा फर्क पड़ता है कि कौन सा स्टेप को हमें, कौन सा स्टेप ये डिसाइड कर रहा है कि इस रिएक्शन का रेट क्या होगा। ठीक है, दैट इज रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। ठीक है, तो यहाँ हमें पढ़ना है रिएक्टिविटी। रिएक्टिविटी मतलब जैसे अगर हम हैलोजिनेशन की बात करें, ठीक है, हैलोजिनेशन, हैलोजिनेशन की अगर बात करें, वहाँ सिंपल रिएक्शन हो रही थी अगर आपको याद हो तो। ठीक है, तो उसका फंडा हम क्लियरली रिएक्टिविटी के अंदर ये बता सकते हैं कि देखो, अभी आप लोग पढ़ते आ रहे हो, फ्लोरीन सबसे क्या है, स्मॉल है। ठीक है, ओहो क्या लिख दिया मैंने, स्मॉल है। ठीक है, स्मॉल साइज में, ठीक है, इसका साइज क्या है, स्मॉल साइज है। और अगर हम इसी हैलोजन ग्रुप की बात करें तो सबसे बड़ा साइज किसका है, जो हम पढ़ रहे हैं आयोडीन का, तो क्लोरो ब्रोमो आइडो, साइज के वाइज अगर हम इनको लगाएं तो सबसे स्मॉल साइज फ्लोरीन का आता है, सबसे लार्ज साइज आयोडीन का आता है।
अब हमें पता है कि अगर हम आयोडीन को बोलेंगे, बिकॉज उसका साइज क्या है, बड़ा है, तो आयोडीन को अगर हम बोलेंगे कि आपको कुछ इलेक्ट्रॉन्स को अपने पास एकोमोडेट करना है, या किसी लोन पेयर को आपको अपने पास रखना है, ठीक है, तो जो बड़े साइज का कोई भी एटम है वो ये कर पाने में क्या होगा, सक्षम होगा, ठीक है। लेकिन फ्लोरीन क्या है, फ्लोरीन तो खुद इतने स्मॉल साइज का है, उसके पास देखो ऑर्बिटल्स की भी कमी होगी क्योंकि स्मॉल साइज है। तो क्या होगा, वो लोन पेयर को अपने पास एडजस्ट करने में, एकोमोडेट करने में उतना सक्षम नहीं हो पाएगा। तो रिएक्टिविटी डेफिनेटली किसकी ज़्यादा हो जाएगी इस केस में, आयोडीन की ज़्यादा होगी, उसके बाद ब्रोमीन की, उसके बाद क्लोरीन की, और उसके बाद फ्लोरीन की। ठीक हो गया, समझ में आ गई बात। हैलोजिनेशन के केस में तो ये हो गया। अब कंफ्यूजन कहाँ क्रिएट होगा, हैलोजिनेशन पूछ लिया तब तो आप ये बता दोगे। अब आपसे किसी ने हैलोजिनेशन की जगह गलती से बोल दिया आप एल्काइलेशन के केस में बताओ, एल्काइलेशन के केस में बता के दिखाइए, तब आप कंफ्यूज होगे। लेकिन कंफ्यूज होने की कोई ज़रूरत नहीं है। क्यों नहीं है, होता क्या है, पहला स्टेप याद करो जिसमें आप क्या बना रहे थे, जैसे कि कोई भी आपने CH3 लगा लो, R लगा लो, ठीक है, Cl, ये बना रहे थे ना हम, तो ये क्या बन रहे थे हमारे पास, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन रहे थे। तो पहला स्टेप हो रहा था कि ये कोऑर्डिनेट बन रहे थे, और दूसरे स्टेप में ये क्या हो रहे थे, CH3 प्लस में कन्वर्ट हो जा रहा था, और AlCl4 बन के इसको लेके यहाँ से अलग निकल जा रहा था, ठीक है। तो ये जब कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन रहे हैं उस समय को वो जो स्टेप होता है वो होता है इस केस में रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। अब समझना इस बात को, ठीक है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। अब होता क्या है, जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ हमने लिया था CH3Cl लिया था, ठीक है। अब होता क्या है, ये जो Cl है, Cl कैसे साइज का है, अब यहाँ पर अगर CH3 लगा होता और F लगा हुआ होता, F क्या करता, क्योंकि ये छोटे साइज का था, ठीक है, तो चाहेगा ये कि जल्दी से लोन पेयर की शेयरिंग हो जाए, क्योंकि ये लोन पेयर को अपने साथ बहुत टाइम तक एकोमोडेट नहीं कर सकता, तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड ये जल्दी से बनाएगा। तो यहाँ इस केस में जल्दी से कोऑर्डिनेट बॉन्ड कौन बना रहा है, फ्लोरीन बना रहा है, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा छोटे साइज वाला ही सबसे पहले कोऑर्डिनेट बॉन्ड आसानी से बना लेता है, ठीक है। तो आप कह सकते हो कि इस केस में, एल्काइलेशन के केस में, सबसे ज़्यादा जो रिएक्टिव, सबसे फास्ट जो रिएक्शन देगा, जिसकी रिएक्टिविटी सबसे ज़्यादा होगी, वो CH3F होगा, ठीक है, या फिर इसको फ्लोरीन मान लो, ठीक है। तो फ्लोरीन की सबसे ज़्यादा होगी, जस्ट इसका उल्टा, फ्लोरीन की, फिर क्लोरीन की, फिर ब्रोमीन की, और फिर आयोडीन की। तो इसमें सबसे ज़्यादा रिएक्टिव फ्लोरीन से जुड़ा हुआ एटम होगा, कोई भी अल्काइल ग्रुप होगा। तो अगर CH3 के रूप में लिखा है तो CH3Cl, उसके बाद रिएक्टिव होगा CH3Br, उसके बाद रिएक्टिव होगा CH3I, ठीक है। तो ये जो हम रिएक्शन करा रहे हैं एल्काइलेशन की, उसमें जो पहला स्टेप है उनका ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ये रहेगा। तो हमने कोई भी अल्काइल ग्रुप जो भी हम ले रहे हैं, वो अगर फ्लोरीन से अटैच है और क्लोरीन से अटैच है और Br से और I से अटैच है, और आपसे पूछा जाता है कि R, वही क्वेश्चन, मतलब CH, कई बच्चे कई बार होता है कि इसी चीज़ में उलझ जाते हैं कि CH3 लगा है, R लगा है, C2H5 लगा है, यहाँ मत उलझो बच्चों, ठीक है। मुद्दे की बात यह है कि R लगा है बस यहाँ पर। तो क्वेश्चन आपके पास ये है कि RF, RCl, R सॉरी RBr और RI, इनको आपको ऑर्डर में लगाना है।
हाईएस्ट रिएक्टिविटी के ऑर्डर में लगाना है, तो आप इसको ऐसे लगा सकते हो, ठीक है। CH3 की जगह R कर लो, बस ये याद रखोगे तो अपने आप एल्काइलेशन के केस में रिएक्टिविटी ऑर्डर ये रहता है। तो ये था आपका रिएक्टिविटी वाला पार्ट जो पूछा जा सकता है, बी फार्मा के सिलेबस के अकॉर्डिंग मैं बता रही हूँ इसको, ठीक है। आई होप ये लेक्चर समझ में आ गया होगा आपको, काफ़ी डिस्कशन हमने कर लिया है इस पे, अब आपको अच्छे से एल्काइलेशन समझ में आ जाना चाहिए। नेक्स्ट अब हम एसाइलेशन क्लियर कर ही लेंगे, ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में। आज मुझे प्रॉब्लम क्लास के लिए बोला गया तो इसीलिए मैंने ये प्रॉब्लम क्लास आप लोगों के लिए स्पेशली बनाई है, ठीक है। फिर ओके, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए गुड बाय एंड हैव अ नाइस टाइम।